जब आप हमें पाल रहे थे तो आपके जीवन में सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या फील होती थी? क्या वित्तीय समस्याएं आप लोग फेस करते थे उस समय? उस समय मैं एक छोटा सा स्कूल चलाया करता था और सैलरी तो हम लोग को मिलती नहीं थी क्योंकि प्राइवेट स्कूल था। बड़ा बेटा अभी होटल मैनेजमेंट कर रहा है, उसके एक्सपेंसेस ही अभी हैंडल करना मुश्किल है। अभी दूसरा लड़का चला जाएगा दिल्ली। वहाँ दिल्ली तो बहुत दूर थी हमारे लिए लातेहार से। तो माँ कहानी बताओ कैसे हुआ था? बैठ के घर में बोल रहा था कि माँ क्या करे, अब इसको पैसा नहीं दे पा रहे थे हम। ये बेचारा 1 साल हमारा वेट किया, तब बोला कि माँ हम केवल भाड़ा दे दो हमको, हम चले जाएंगे और ट्यूशन करके हम काम अपना शुरू करेंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ करेंगे। तब हम बोले कि ठीक है बेटा। घुटन इस बात की नहीं होती थी कि हम क्या कर रहे हैं, घुटन इस बात की होती थी कि अब हम थोड़े बड़े हो गए, अब हमको कमाना चाहिए, घर की स्थिति सुधारनी चाहिए। वो घर की कमी जब इंसान बाहर जाता है दूसरों को देखता है तब लगता है कि अच्छा, जब तो मेंढक कुएं में रहता है तब तो खुश रहता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तब पता चलता है दुनिया कितनी बड़ी है। तो हमको बड़ी गौरवान्वित महसूस होते हैं। हमारे दिल में एक लगता है कि जो कल बाप के नाम से बेटा जाना जाता था, आज फक्र इस बात की कि राहुल जी के नाम से मैं जाना जा रहा हूँ कि राहुल जी के पापा जा रहे हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि और बाप के लिए कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। हमारे आज के गेस्ट और कोई नहीं बल्कि हमारे खुद के माता पिता हैं और ये पॉडकास्ट मेरे जीवन में बहुत ही दिल के करीब रहने वाला है, क्योंकि हम जिंदगी की बातें डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ हम ही जानते हैं, हमारे घर के परिवार के लोग जानते हैं। आज दुनिया के सामने वो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। माता पिता दिल्ली आए थे तो मैंने सोचा जो पॉडकास्ट मैं बिजनेस ऑनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स और दूसरे गेस्ट के साथ डिस्कस करता हूँ, एक बार उनके साथ भी ये एक्सपीरियंस लिया जाए। तो बिना ज़्यादा देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। पापा, माँ, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है पॉडकास्ट के इस स्टूडियो में बैठकर? आज जो हम इस जगह पे आए हुए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आज हम राहुल रंजन जी के ऑफिस में बैठे हुए हैं और उनके साथ यह सौभाग्य सभी माता पिता को नहीं मिलता है जो आज मुझे प्राप्त हुआ है। माँ, बहुत अच्छा। और यहाँ पर आने पर मुझे महसूस हुआ कि मैं 5वीं 6ठी में पढ़ी थी। मुझे तोड़ लेना मनमाली, उस पथ में फेंक देना, तोड़ कर फेंक देना उस पथ में जिस पथ जाए वीर अनेक। तो हमें आज तुम बहुत बड़ा वीर बना दिया बेटा, इसलिए मुझे मेरा दिल भर आया कि मैं ऑफिस में नहीं, एक लग रहा था कि रणभूमि में जा रही हूँ और मुझे उस तरह का स्वागत किया जा रहा है। थैंक यू। आई एम सॉरी गाइस, ये एपिसोड मुझे लग रहा है बहुत ही इमोशनल रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों की शुरुआत, हमारी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत ही कठिनाइयों भरी हुई रही है। हालांकि हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमने कोई कठिनाई देखी, क्योंकि वी वर क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ एज वेल। और समय के साथ, मेहनत के साथ चीज़ें बदलती गई और ऐसी लाइफ जीने का मौका मिला जो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था, टीवी पे देखा था, और सपने बड़े थे लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि ये चीज़ें पॉसिबल होगी। ये नहीं कहूँगा, ये नहीं लगता था कि पॉसिबल होगी, लगता था कि ये तो अचीव करना है, एक टास्क जैसा लगता था, लेकिन ये नहीं था कि कैसे अचीव होगा और मेहनत करना है, बस ये सोचा था। तो आज का पहला सवाल आप दोनों से, जब आप लोग आप दोनों, हम लोग 3 भाई बहन हैं और आप दोनों ने हम लोगों को बड़ी अच्छी परवरिश दी, जैसी सिचुएशन रही उसमें भी कोई कमी नहीं होने दिया, या शायद हम संतुष्ट थे। हमने कभी उस तरीके से देखा नहीं कि उसके पास ये है हमारे पास नहीं है।
हमारे घर में हमेशा ही संतुष्टि का फीलिंग रहता था। कभी हम किसी चीज़ को किसी और को देखकर हमने कभी खुद को कंपेयर नहीं किया कि उसके पास ये है हमारे पास नहीं है तो दुखी हैं, खुश रहते थे। जी। लेकिन हम लोगों को पालते हुए, स्पेशली अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो हम अपने बारे में बात करेंगे। गाइज मैं करके बात नहीं करूँगा, हम की तरह बात करूँगा, क्योंकि मैं अपने माता पिता से, क्योंकि हम बिहार झारखंड से हैं तो हमारा बात करने का तरीका मैं नहीं होता है, हम होता है। तो इनसे मैं वैसे ही बात करूँगा जैसे मैं जनरली घर पे बात करता हूँ। जब आप हमें पाल रहे थे तो आपके जीवन में सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या फील होती थी? क्या वित्तीय समस्याएं आप लोग फेस करते थे उस समय? उस समय मैं एक छोटा सा स्कूल चलाया करता था और सैलरी तो हम लोग को मिलती नहीं थी क्योंकि प्राइवेट स्कूल था। और उसके बाद आप जब बच्चे थे तो मैं सोचता था कि आज हम लोग को पेमेंट तो मिलती नहीं है तो बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। लेकिन भगवान का ऐसा हुआ कि निरंतर बढ़ते गया, पैसा आते गया। अब आप जब मेट्रिकुलेशन किए तो मेरी एक यही उम्मीद थी कि हमारे चूँकि भैया सेंट कोलम्बस प्रोडक्ट थे हजारीबाग, वहीं से उन्होंने इंजीनियरिंग किया था। IAC करने के बाद वो इंजीनियरिंग किए और टाटा टेल्को कंपनी का वो इंजीनियर बने। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे जो भी बच्चे होंगे उनको मैं हजारीबाग में ही पढ़ाऊँगा। हालांकि दोस्ती में रांची में बहुत से लोग बोले कि लातेहार वाले कि भाई रांची नज़दीक है, आप रांची में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को। लेकिन मेरी एक ही धारणा थी कि जहाँ से हमारे ख़ानदान का पहला व्यक्ति जो मेरे भैया अभी इंदौर में हैं वो इंजीनियरिंग वहीं से किए पढ़ करके। तो मेरा एक ही सपना था कि हम अपने बच्चों को हजारीबाग में एडमिशन कराएं। और मैं स्वयं आप लोग को लेकर हजारीबाग गया। 2002 की बात है, 2 या 3 की बात है। और मैं वहाँ ले गया और वहाँ जो सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट थी, कॉलेज में तो एडमिशन हो गया, उसको मैं नॉर्मली रूप से देखा। हाँ, तब फिर मैं हजारीबाग में कोचिंग के बारे में पता लगाने लगा कि सबसे दी बेस्ट कोचिंग कौन है जो साइंस का है। अब आप लोग से मैं इंटरव्यू लिया था जब आप लोग मेट्रिकुलेशन पास किए, तो मैंने पूछा कि भाई आप लोग क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली थोपना नहीं चाहता था एजुकेशन के बारे में। जी। आपको पढ़ना है, आप किस रूट को चूज करना चाहते हैं, आर्ट्स, साइंस, बायोलॉजी, ये मैं कैसे बताऊंगा। तो आपने कहा कि नहीं भैया पापा तो हम साइंस लेंगे। तो हमारे दिमाग में ठीक है साइंस लेना है। फिर उनसे पूछे अम्मी जी से, बोले कि हाँ हम भी साइंस लेंगे। तो अब हमको साइंस इंस्टीट्यूट का सबसे बढ़िया कोचिंग सेंटर पता लगाते पता लगा, कुछ कम ले रहा है, कुछ 6,000 बोला, कोई कुछ बोला, लेकिन सबसे दी बेस्ट इंस्टीट्यूट जो थी वो 10,000 लिया। उस समय आपने कहा कि पापा अरे 6,000 वाला भी बढ़िया है पढ़ लेंगे, 8,000 वाला भी बढ़िया है पढ़ लेंगे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं बेटा, जो अधिक पैसा ले रहा है उसमें क्वालिटी जरूर होगी। ऐसा नहीं कि 10 साल ले रहा है और ऐसे ही लोग सब ले रहा है। इसलिए हम परफेक्ट हैं कि साइंस एकेडमिक सेंटर में ही आप कोचिंग करवाएंगे। उसका नाम था साइंस एकेडमी। वो शायद बसंत झा थे, आपको कॉलेज बना चुके हैं। हाँ, बहुत सबसे बड़ा कॉलेज चला रहे कॉलेज हो गया, साइंस इंटर कॉलेज के नाम से। अब उन्होंने स्टार्ट किया है हजारीबाग में। साइंस एकेडमी को चेंज करके साइंस कॉलेज कर दिया, साइंस इंटर कॉलेज। हाँ, इंटर कॉलेज। तो वहाँ से आप लोग जब टॉप किए तब मैंने पूछा कि भाई अब आपको क्या है, इंटर तो आपने कर लिया बढ़िया, तो हम अब फैशन डिजाइनिंग में जाएंगे। एक बाबू से पूछे, बोले कि हम होटल मैनेजमेंट में जाएंगे। फिर आप दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद लगता है कि हमसे 2-4 महीने ही हमसे आप पैसा दिए, उसके बाद फिर आपने पैसा हमसे लिया नहीं। फिर मैं पूछा कि भाई पैसा आप क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, कि क्या वहाँ कैसे आप दिल्ली उतनी बड़ी जगह में आप वहाँ कॉपरेट कैसे कर रहे हैं, आखिर क्या आय का स्रोत है। आपने बोला कि नहीं पापा, सो हम ट्यूशन पकड़ लिए हैं और 1 घंटे 2 घंटे हम देख लेते हैं टाइम। जबकि मैंने बोला कि नहीं आप पढ़ने के लिए गए हैं, मैं बियर करने के लिए सक्षम हूँ, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्यूशन करें, ये करें वो करें। जो आपका एम है, जो व्यू है, उसी व्यू पे आप रहें और उसी को लेकर के आप आगे बढ़ें, हम तैयार हैं। लेकिन आपने फिर अनसुनी कर दिए और होनहार विद्वान को हो चिकने पात, तो कहावत गलत नहीं है। वो आप अपने निरंतर बढ़ते गए। और उस दिन भी मेरा देखा हुआ है जब स्वयं आप अकेला एक टेबल पे बैठ कर कोलिंग क्या करते थे।
डेंटिस्ट के बगल में हाँ, जब पहला ऑफिस शुरू किया पहली था। ऑफिस खुली थी। हाँ, और उसी ऑफिस में जब हम कदम रखे, उसी दिन आपने एक इन्वेलप दिखलाया कि पापा आज का दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। आपका पैर का लक्षण है कि ISO कंपनी का एक, आपको याद है हमको ISO सर्टिफाइड एक दशक पीछे की सर्टिफिकेशन बात लिए थे। है। हाँ, हाँ, 13 साल हो 13 गए साल उस बात पीछे को, की बात जब है। शुरू किया था वेब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आज उस मुकाम को भी मैं देख रहा हूँ, अब आज इस मुकाम को भी देख रहा हूँ। अब हम सोच नहीं रहे हैं कि अब इसके बाद और क्या होगा, ये गॉड नो। जो निरंतर आपकी प्रगति जो चल रही है, ये हम उम्मीद नहीं करते हैं कि कहाँ तक आप पहुँचेंगे। ये हमारी सोच से बाहर की बात है। ट्यूशन पढ़ाने का की सोच तो बहुत पहले से थी पापा, क्योंकि आपसे इस बारे में कम बात होती थी, क्योंकि आप तो ज़्यादातर व्यस्त रहते थे, ज़्यादातर आप ट्रैवल में रहते थे। और दिल्ली आने के बारे में सोचना कैसे हुआ वो माँ बेहतर बता पाएगी, क्योंकि माँ से ही मेरी बात हुई थी कि हम क्या करना चाहते थे। पहले तो यही प्लान हुआ था कि अभी एक बड़ा बेटा अभी होटल मैनेजमेंट कर रहा है, उसके एक्सपेंसेस ही अभी हैंडल करना मुश्किल है। अभी दूसरा लड़का चला जाएगा दिल्ली, वहाँ दिल्ली तो बहुत दूर थी हमारे लिए लातेहार से। तो माँ कहानी बताओ कैसे हुआ था। बैठ के घर में बोल रहा था कि माँ क्या करे, अब इसको पैसा नहीं दे पा रहे थे हम, ये बेचारा 1 साल हमारा वेट किया। तब बोला कि माँ हम केवल भाड़ा दे दो हमको, हम चले जाएंगे और ट्यूशन करके हम काम अपना शुरू करेंगे, कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ करेंगे। तब हम बोले कि ठीक है बेटा, अभी तो पैसा है 200-500 है, इतना से क्या होगा, लो मेरा एक कान का है, इसको यहाँ मत बेचना, लातेहार में शिकायत होगा हम लोग का कि एक प्रिंसिपल और ये यहाँ कान का बेच के बेटा को पढ़ाने के लिए भेज रही है, ले जाओ औरंगाबाद नानी से बेचवा लेना। उसके बाद बाबू आया, नानी को दिया, नानी बोली कि नहीं कान का नहीं बिकेगा, लो मेरे पास पैसा है, लेके जाओ तुम। फिर नानी मुझे लौटा दी थी वो कान का, लेकिन वहीं से शुरुआत हुआ था। और तुम आया संतोष जी के यहाँ, फिर फ़ोन हम किए कि संतोष बाबू जा रहा है, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, नया जगह है, कैसे रहेगा क्या करेगा, पर छोटा जगह से जा रहा है और देश का ये राजधानी है, बाबू कैसे हैंडल करेगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तब उस बोला वो कि मामी जी आप परेशान मत होइए, और ये आपका बाबू को हम अपना भाई की तरह ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमको संतुष्टि मिली, हम बोले कि ठीक है। और उसके बाद तुम आया, और आया क्या 15 दिन के बाद तुरंत इतना ज़्यादा बीमार हो गया, खबर मिला हम कि बीमार है, हम आ भी नहीं पाए। और हम बोले कि बेटा आ जाओ। बाबू बोला कि नहीं माँ, ये दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, जब नाम तक लिखाने का चार्ज है, अब यही बोले थे कि दिल्ली आए हैं तो नाम लिखाने का चार्ज है, बीमार पड़े इसलिए। इसको जब तक हम यहीं रह के फेस करेंगे तो हमारा इस वातावरण में हम रह पाएंगे, नहीं तो वहाँ का वातावरण और यहाँ का वातावरण में आसमान जमीन का अंतर था। पानी भी यहाँ का बहुत प्रदूषित था, तो वहाँ का शुद्ध जल पिया हुआ आदमी को ऐसा जल मिलेगा तो सही में सूट नहीं कर पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे बेचारा उसी बीमारी में भी रहा, और बीमार होने से ठीक होने के बाद तुरंत लगता है ये अपना डेरा खोज लिया और वहाँ से भी हट गया। 15 दिन के अंदर उनसे भी हट गया कि ज़्यादा बोझ किसी पे रहेंगे तो फिर वो भी अच्छा नहीं कदर करना भूल जाएंगे, क्या करेंगे, ये सोच के निकल गया। हम बोले काहे इतना जल्दी अकबक आ गया तुम, जैसे था वैसे अभी रहता है 1-2 महीने उसके बाद। और वो लड़का बहुत अच्छा था, कोऑपरेट करने वाले थे संतोष जी हमेशा दिल के बहुत करीब हैं, जहाँ अभी भी अपना भाई उतना नहीं करेगा जितना वो करते हैं। तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी अपना बोझ दूसरे को देना नहीं चाहा। अपने पिताजी से इसको लगता है कि ब्लड में मिला है कि अपना बोझ दूसरे को नहीं देना चाहिए, और ये अलग होके और अपना धीरे धीरे डेरा लेके सब धीरे सारा चीज़ सेटल किया। और उसके बाद ट्यूशन शुरू कर दिया। और ट्यूशन शुरू किया तो बताया कि माँ पंपलेट छपवा लिए हैं, लगता है 50 पीस प्रिंट आउट करवाए थे, और उसको हर जगह भोर में जाके हर जगह
पार्क साट के दिए सामने। हैं पार्क के सामने, किसी का घर के सीढ़ी के बगल में, हाँ। और अपना नंबर डाल दिए। कि किसी को भी मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है कांटेक्ट तो करिए। कांटेक्ट करें। और करके और उसी से फिर बाबू एक आगे बढ़ा। और जब ये फिर भी में पकड़ लिया जॉब, तो बताया कि माँ एक जॉब पकड़ ली है, 6-7 हज़ार रुपया देता था शुरू में, स्टार्टिंग में। और उसमें भी बेटा मेरा 4 हज़ार के लगभग खर्चा करता था, बाकी बचा के मेरे लिए अब भेजने लगा। उसी समय शुरू हो गया था। और वहीं से करते करते भेजते भेजते फिर ये अपना कितना 2-3 साल जॉब किया होगा। 3 साल 3 साल, हाँ 3-3.5 साल के लगभग जॉब किया। उसके बाद बोला माँ देखो ना, हम अब चाह रहे हैं कि अपना कंपनी खोलें। और बेटा दूसरे के जगह में रहना है, अपना खोलेगा, रेंट कैसे चुकाएगा, खाना पीना कैसे होगा, एक बैग तुम कंपनी खोलने के लिए बोला। तो बाबू बोला कि नहीं कर लेंगे माँ, देखो ना धीरे धीरे कुछ कुछ करते हैं। सो हम जॉब का, अमित भैया को जॉब नहीं छोड़ने देंगे। सो हम कंपनी चलाते हैं, अमित भैया डेरा का खर्चा खाना वाना का मेंटेन करेंगे, और इधर खोलेंगे तो हमारा भी कुछ कुछ हो जाएगा। लास्ट में वही 2 लाख रुपया हम लोन लिए, फ्री में, सूद में नहीं। वो शुरू किए थे तब हाँ, चाहिए था। तब चाहिए था। उसमें भी इनको टाइम पर पैसा दे दिए उन लोग को, समय के 3 हाँ, महीने पहले ही। हाँ, 1-2 दिन पहले ही दे दिए। और अब इनका वहाँ से फिर आगे बढ़ते गए, आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता भी है सोच के भी। ट्यूशन पढ़ाना इसलिए भी जरूरी था और जॉब इसलिए शुरू की है क्योंकि 12th करने के बाद अपना भी कुछ रिन्यूअल होते मेरा मन था कि कुछ बड़ा किया जाए। IIT करना था, लेकिन एक बार आए भी थे पहली बार दिल्ली। आया था लेटर, लेकिन वो थोड़ा सा नहीं, चुप IIT गया। के लिए एक बार फैशन 2004 में हम आए थे दिल्ली देखने के लिए कि यहाँ क्या है, दोस्त लोग रहते थे। फिर हम देख कर गए, देखे कि बहुत एक्सपेंसिव है, वापस लौटे तो भी पता चला कि भाई एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, यहीं से ग्रेजुएशन कर लेते हैं पहले, 3 साल के बाद ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, उधर बड़े भाई कमाने लग जाएंगे तो फिर लोड कम होगा तो फिर इधर पढ़ लेंगे। तो फिर 1 साल हम लातेहार में रहे थे 2004 से 2005 तक। कोई उपाय कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, और अंदर ही अंदर बोलते नहीं थे लेकिन घुटन महसूस होता था। घुटते रहता था, हमें पता था कि घुटता था कि हम कुछ करना चाहते हैं और हम घुट रहे फंसे पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं कहाँ इस शहर में, ना मेरे सोच के लिए कुछ अवसर दिख रहा है, जो हम करना चाहते हैं उसके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। और सबसे ज़्यादा घुटन इस बात की नहीं होती थी कि हम क्या कर रहे हैं, घुटन इस बात की होती थी कि अब हम थोड़े बड़े हो गए, अब हमको कमाना चाहिए, घर की स्थिति सुधारनी चाहिए। वो घर की कमी जब इंसान बाहर जाता है दूसरों को देखता है तब लगता है कि अच्छा, जब तो मेंढक कुएं में रहता है तब तो खुश रहता है, लेकिन जब बाहर निकलता है तब पता चलता है दुनिया कितनी बड़ी है, क्या क्या बाहर है और कितना गुलाते हैं। तो छोटा शहर था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या था, किसी से क्या कंपेयर किया जाए। तो लगता था कि कितनी जल्दी कमाना शुरू करें, और यही वजह था कि हम IIT का प्रिपरेशन नहीं करना चाहते थे। कि IIT का प्रिपरेशन करो, इतना फीस देना पड़ेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, श्योरिटी नहीं है, तो हम उसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। निफ्ट की तैयारी करना चाहते थे कि वो हो, उस समय लगता था फैशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करना है, लेकिन फिर और ये भी सोच कर ही आए थे, माँ को हम बोल दिए थे पापा पहले ही कि हमको बस 6 महीने के लिए किसी प्रकार से संभाल लेना, 6 महीने के बाद हम ट्यूशन पढ़ा के, हमको पता है वहाँ पे पर आवर का पैसा मिलता है, दिल्ली में सुने हैं और किसी के मुंह से, हम ट्यूशन पढ़ा के अपना मैनेजमेंट हम देख लेंगे, हमको उसका दिक्कत नहीं है। और आने के बाद से हम बेचैनी था 2-3 महीने के बाद से ही कि अब हमको ट्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पता है घर में आप लोगों की स्थिति जब दिख रही है कि महीने का पैसा नहीं आ रहा, हर महीने कोई सैलरी नहीं आ रही है, किस मुंह से मांगे। चाहे हजारीबाग में रहे हों 2 साल पढ़ाई के दौरान, या दिल्ली में रहे जब तक ट्यूशन पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, उससे पहले भी कभी आप लोगों को कोई ऐसा कॉल याद है जब हम फोन किए हो, बोले हो कि हमको पैसा चाहिए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कोई एक भी कॉल जब लगा हो कि हमको पैसा चाहिए, पापा 2000 भेज दिए, 3000 भेज दिए, फोन कर बात होती थी तो आप अपने तरफ से ही बोल देते थे कि पैसा चाहिए, जा रहा है बेटा, इतना पैसा भेज दिए। चाहिए भी होता था तो मुंह से निकलता था नहीं अभी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझ जाते थे कि नहीं कहाँ से होगा, इतना टाइम हो गया, तो फिर आप भेजते थे। आप पहले बोल देते थे कि नहीं होगा नहीं है, भेज देते हैं। तो जब आप भेजते थे ना, तब भी अंदर से लगता था कि हम लोड बने हुए हैं, क्यों लोड है, अभी क्यों नहीं कमा पा रहे हम, अब लोड कम क्यों नहीं कर पा रहे।
तो ये सोच ही इंसान को, हमको लगता है हम जहाँ तक आए हैं, आत्मनिर्भर रहने की आदत, कि किसी और पे बोझ नहीं बनना है, जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ों को ठीक करना है, इसीलिए भगवान यहाँ तक लाने में मदद किए हैं। और दूसरी बात है कि उसके बाद फिर वो ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी लगता था कि नहीं, फिर जॉब पे भी पहला दिन जब इंटरव्यू पे थे, के पहले कॉल सेंटर था जहाँ 5,000 की सैलरी थी, तो इंटरव्यू दे ही रहे थे, माँ का फ़ोन आ गया था कि कहाँ है, क्या कर रहा है। हम बोले एक कंपनी में इंटरव्यू देने आया है, याद है माँ? तो बोले क्यों इंटरव्यू क्यों देने आया है, पढ़ाई करो अभी। तो हम बोले नहीं जॉब करना है, क्योंकि आप तो अपने तरफ से एक अच्छे पेरेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, लेकिन हम एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश करेंगे ना, कि लोड कम करें हमको अभी पढ़ाई करने से नहीं दिख रहा है फ्यूचर के, ऐसे नॉर्मल ग्रेजुएशन करके कुछ होने वाला। बीएससी तो हम कर ही रहे थे डाल्टनगंज से, लेकिन उससे कुछ हमको दिख नहीं रहा था, इसीलिए फिर जॉब हम लोग भी बहुत ज़्यादा लोड लेके चले हमेशा शुरू से। अब हम रहते, पापा रहते और तीनों बच्चा रहता तो चला लेते। हाँ। अब उसमें हम 5-6 गो को लपेट के चलते थे। अब मेरा भाई बहन 1-2 गो, और ऊपर से अब मैडम छोड़ के गई थी, उसका 4 गो, 3 ठो अपना बच्चा, एक ठो दोस्त को ले चलता था। चारों आके बैठ जाता था, भाई चलो 4 गो का फिर ऊपर से खर्चा चला ना, 2 गो इधर रहता था, 6 गो अपना, 5 उधर 6, 11 लोग का चलाना पड़ता था। इसी में हम लोग डावाडोल हो जाता था स्थिति हम लोग का। पेमेंट तो मिलना नहीं था, और जो फॉर्म भराता था उसमें से जो पैसा बचता था उसी में बच्चों को पढ़ाना, प्लस में फिर उसी समय रूपा का शादी कर दिए थे, उसका कर्ज अलग। तो इसमें और ज्यादा 2003 में रूपा दी का शादी हुई थी, और 2004 से 5 एक साल हम तुरंत जमीन लिए थे, तुरंत घर बनाए थे। 2002 में शादी को। हाँ, तो सबका बोझ लेके चले ना, 2005 में दिल्ली इसलिए डगमगाते थे हम लोग, वैसे नहीं और इनकम डगमगाते। वैसा कोई आता नहीं था। आता नहीं था। बिल्कुल। दादी का बोझ किए थे, सब होते ही गया, लेकिन उसमें तो 10,000 रुपया लोन लिए थे। 1 साल तक वो आदमी भी फोन नहीं किया, हम लोग भी इधर से फोन नहीं किए। वो आदमी सोच लिया नहीं अब तो मेरा पैसा मिलेगा नहीं, 10,000 डूब गया। सर लिए, औरंगाबाद में दोस्ती था, लिए, और अब सर चले गए झारखंड। एक बार कॉल आ गया था कि हम लोग का स्कूल खुल गया है, मंजूरी दे दिया है, तो चले गए। अब और महुआ डार से कुछ हो नहीं रहा था। हम कहे कि चलो, अब राहुल को पापा गए फार्म भरने, जमा करने, राहुल को उठाए, बोले कि बेटा उसको छोड़ दिए कि तुम बहन लोग के साथ रहो, और इसको ले लिए कि चलो तुम मेरे साथ। अब हम अकेले जाएंगे तो दुनिया भी हंसेगी कि औरत अकेले कहाँ चल रही है। तो बाबू को ले लिए कि नहीं, एक साथ में रहेगा तो हमारा स्टैंडर्ड में थे उस समय। 1998 की बात है। हाँ, तो ले लिए कि चलो तुम मेरे साथ, लातेहार चल रहे, वहाँ एक स्कूल खोलेंगे। और आ गए, और यहाँ एक रिलेटिव थे उनके यहाँ गए, और बोले कि ऐसा ऐसा बात है। अब 2000 में झारखंड बिहार का बंटवारा हुआ। उस समय बिहार था, बिहार और उससे पहले हम लोग महुआडार में रहते थे, इतना छोटा टाउन जहाँ बिजली भी नहीं थी उस शहर में। बिजली भी नहीं थी, ढिबरी युग था, लालटेन और लैंप जला के पढ़ा कर रात होती थी। लाइन गई नहीं थी शहर में ही, पूरे बिजली नहीं थी। 8th स्टैंडर्ड में हम ऐसे शहर में रहे जहाँ बिजली तक नहीं थी। बिल्कुल बिजली भी नहीं थी। लातेहार आने के बाद हम लोग बिजली का आनंद उठाए। औरंगाबाद कभी जाते थे, लेकिन वहाँ का नहीं वोल्टेज, वहाँ औरंगाबाद का ऐसा लगता था कि जैसे सिर्फ फिलामेंट दिखता था हमें जलता हुआ लाल कलर का। बल्ब से रोशनी तो नहीं होती थी, बल्ब में देख के लगता था कि अच्छा लाइट है क्योंकि इतना वोल्टेज लो होता था कि सिर्फ लाइट, बल्ब ही देख पाते थे, रोशनी तो उससे होती नहीं थी, फिर भी लैंप तो जलाना ही पड़ता था। सही बात। हाँ, हम लोग का पीछे से भी किसी का सपोर्ट नहीं था। एक नाना के अलावे सपोर्ट करना हम लोग सीखे, लेना तो आते जीवन में नहीं कभी भी। हम लोग भी नहीं आशा रखे कि कोई दे देगा तो हम लोग अपने बाल बच्चों को कर लेंगे, चला लेंगे। हमारे बड़े भैया हेड मास्टर, छोटे भैया इंदौर में इंजीनियर, जो आज मकान उनका किला बना हुआ है, लेकिन मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया, और ना ही उन्होंने देखने की इच्छा दिखाई कि तुम कैसे हो, क्या हो। हाँ, तो जरूरत भी नहीं थी, इसलिए हम लोग भी महसूस नहीं किए। तो शायद वो हमको अच्छा लगा। उनके बच्चों अगर वो हमको दे दिए होते तो हम उन पर आश्रित हो जाते, और गांव से हिलते नहीं। वो लोग देना बंद किए, हम गांव से छोड़ना स्टार्ट किए। हम कहेंगे नहीं, यहाँ रहेंगे, ये लोग देंगे नहीं एक पैसा, और लेबर कुली जैसा काम करेंगे घर में, और मेरा बाल बच्चा भी लेबर हो जाएगा। हम चलो बाहर चलते हैं, पटना से आया परिवार जानेंगे। पटना से आदमी आया कि सर आपके लिए वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर थे एचएमटी जेटर के,
और मेरे अंडर में करीब करीब 5-6 थे। क्योंकि भभुआ उस समय जिला नहीं बनी हुई थी, ब्लॉक था भभुआ, और उसमें 3-4 थे, तो उसमें सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। हम ऑफिस अटेंड करते थे। तो पिताजी को हुआ तो हम आ गए। 14 जनवरी को पिताजी को गिरे थे, 14 जनवरी को पैरालिसिस मार दिया था एक साइड में। फिर कई बार भभुआ से भी लोग आया, फिर पटना स्पेशल मालिक को भेजा। हम बोले कि हमको नौकरी नहीं चाहिए, पिताजी जब तक स्वस्थ नहीं होते हैं तब तक मैं नहीं करूँगा। और मैं नहीं गया। अंतोगतवा 13 को पिताजी का पैरालिसिस मारा और 1 जून को पिताजी डेथ किए। उसके बाद हम फिर हम वापस पटना नहीं लौटे। 5 महीने के 87-88 में। हाँ। तो पहले जब शुरुआत में संघर्ष का टाइम चल रहा था, जब हम लोग बच्चे होंगे 6-7 साल के, 8 साल के, जब संघर्ष बहुत ज़्यादा था, औरंगाबाद छोड़ के महुआ सेटल हुए थे और किराए के मकान में रहते थे, एक ही कमरे में हम सब रहते थे, है ना। और पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, एक्सपेंसेस भी देखते होंगे बहुत प्रकार का हो रहा है। और वहाँ पे महुआ में तो छोटा शहर था, तो इनकम भी वैसे ही कम था। तो कभी आप लोगों को ऐसा फील होता था क्या कि अब स्थिति शायद कभी नहीं सुधरेगी या ऐसी रहने वाली है, कैसे ज़िंदगी चलने वाली है? कभी ऐसा फील होता था अंदर से कि स्थिति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? क्योंकि उस समय वो सिचुएशन था। उस समय लगा हमें कि अब स्थिति यहाँ नहीं सुधरेगी, तब मैं लातेहार अकेले निकली थी। हाँ, तो इनके पास 10,000 का लोन हो गया था, 10-11,000 का। ऊपर से घर से भी, माँ पापा से भी लेके भोज किए थे दादी का। तो हमको लोन माथे पर चढ़ा रहता था। तो हम बोले कि नहीं, अब यहाँ नहीं सुधार होगा, कहीं देखना चाहिए। तब बाबू को लेके हम निकल गए थे। अब ये नहीं थे तब निकलते थे, रहते थे तो रोक देते, नहीं आने देते। जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है, नहीं जाना है, नहीं करना है, ऐसे कीजिए, यहीं ऐसे कीजिए। हम बोले कि नहीं, यहाँ सुधार महुआ डाँड़ में नहीं होगा। तब हम लातेहार आए। आप लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप लोग लाइफ में क्या देखते हैं? कौन से फैसले आपने लिए जो आपको लगता है कि वो फैसले सही थे मेरे जीवन के लिए? हजारीबाग पढ़ाने का फैसला सही था, क्योंकि वहाँ से तुम्हारा नज़र खुल गया। हाँ। कि बाहर कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे लोगों में उठक बैठक करना चाहिए, बड़े लोग छोटे लोग के साथ। क्योंकि छोटे से तो तुमको हम छोटा जगह में लेके रहे, इसलिए तुम्हारा अनुभव उतना बढ़िया नहीं था। महुआ डाँड़ में था संस्कारी, तुम लोग दोनों तीनों भाई बहन था कि किसी के बीच में कैसे रहना है, कैसे खाना है, कोई दे दे हाथ में तो तुरंत ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो नहीं था तुम लोग में। देता था, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, काहे नहीं, तुम उसको दर्शन भी नहीं किया होगा, लेकिन ना ये तो हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। लास्ट में जब हम लोग बोलते थे कि नहीं बेटा ले लो, तब जाके लेता था। किसी भी गेस्ट के यहाँ हम लोग जाते थे और ऐसी मिठाई भी आती थी जो कभी खाए नहीं थे, लेकिन हम लोग ललक के उठा के जैसे बच्चे के लेते खाने लग जाते थे। नहीं, हम लोग नहीं ऐसा दिखाना चाहते थे कि हम लोग ऐसा मिठाई कभी नहीं खाए हैं। उधम बिगा का जो दारा है, हमेशा उदाहरण देता था कि सर क्या सिखा दिए बच्चा लोग को, कि कोई बच्चा लोग इतना मिठाई देते हैं, इतना बोलते हैं हम लोग, उलट के लोग जवाब नहीं देता है, उलट के मिठाई लेना नहीं चाहता है, सीधे ना कर दे। जब तक आप लोग नहीं कहते तब तक लेता नहीं है। लास्ट में हम लोग बोले कि बेटा उठा लीजिए, एक उठा लीजिए कम से कम। हजारीबाग का फैसला एक सही हाँ, सही फैसला हुआ बाहर निकलने का। हाँ, और बढ़िया इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने का फैसला भी बढ़िया फैसला था। हाँ, हमको अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए और वही इंस्टीट्यूट से आप आज इस मुकाम पे हैं। क्या आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसा सपना था जो हम लोगों की परवरिश के लिए वो सपना त्यागे हों, जो कुछ आप चाहते थे कि हम ये करें, लेकिन लगता था कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, अभी लोगों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है? अपने लिए कुछ सपना उद्देश्य था कि आप लोग आगे बढ़ें। अपने लिए कभी कोई सपना नहीं? अपने लिए सपना नहीं देखे कि हमारे पास वैसा था ही नहीं, तो हम सपना क्या देखते? हमको पता था कि हम इतना सोच भी लेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे अपने लिए। जो भी करेंगे बच्चों के लिए करेंगे, बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, ये हम लोग को लगता था। अगर बच्चे लोग अच्छे हो जाएंगे तब तो अच्छा हो जाएगा, और अगर बच्चे लोग को हम लोग अच्छा नहीं करेंगे तो फिर हम अपना सपना खूब करें तो कुछ नहीं होगा। तो सपना यही था कि बच्चों को आगे बढ़ाओ, वो सपना पूरा करेगा। हाँ, बिल्कुल ये लगता था। इसलिए आज तक हम लोग कहीं फालतू जगह घूमने का भी शौक नहीं रखे। इसीलिए तो अभी भी आप लोगों का बोलते हैं कि जाइए गोवा घूम के टिकट खाया, तो आप लोग घूमना ही नहीं चाहते हैं। समझ नहीं आता। अभी भी एक सपना है
अभी भी एक सपना है कि परिपूर भी निकल जाए तब फिर हम लोग घूम लेंगे। अब उसका लेकिन आप बहुत उसके मौका निकलने ले जाएं। लेकिन उनके निकलने के लिए तो कोई ऐसा नहीं है सिचुएशन कि आपको नहीं, लगता है कि नहीं वो घूम सकते आपके हैं। घूमने से उनका नहीं, पढ़ाई रुक हमको जाएगा। लगता है ना हम लोग को कि बाबू का तो एक लोड है अपना, ऑफिस का लोड अलग, और फिर हम लोग और तुम टूर करने इतने लगे, ओवर टूर करने अथी लगे। कर लेता है और कि टूर करने की ये इच्छा वार्ड नहीं। करो, ये करो, रात को रात नहीं समझता है, दिन को दिन नहीं समझता है। इसलिए लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर हो जा रहा है इस पर। इसलिए लेकिन हम तो लोग फिर जाएंगे ऐसा- तो उसमें 20, 25, 30 हजार तो खर्चा हो ही जाएगा। तो वो खर्च हम अभी क्यों करें? जब करेंगे, जब परिपूर भी निकल जाएगी, कुछ बन जाएगी, चाहे कुछ जैसे फिर- एडमिशन हो जाएगा ना, तो टेंशन मुक्त हो जाएंगे कि चलो एडमिशन कर लिए। नहीं तो अब उससे तो कोई लास्ट- लेना देना नहीं है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, बाकी भी अलग चीजें तो चीज हो ही रही है ना। नहीं हो रही है। अभी हम लोग बेटा घूमने के लिए जो आप कहते हैं ना कि वहाँ जाइए वहाँ जाइए, 10 साल तक अभी हम लोग ठीक हैं। लेकिन फिर भी 10 साल के जीवन बाद- जीने का असली मजा अभी है। बेटू जब ऐसा नहीं कि घुटना जवाब दे दे। नहीं वो जवाब नहीं देगा। हाँ, क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं 10 देगा? साल तक हम लोग फिट हो घूमने का रहेंगे। आनंद तब इसको है जो नोट कर आप लीजिए। जो मन करे वो खा सके। और 10 बेटा, साल वो तो सारा कुछ हो रहा है। दिल में कॉन्फिडेंस है कि हम नहीं बीमार होंगे तो नहीं होंगे। बिल्कुल। तो अच्छी बात बीमारी है। तो बहुत बड़ा हुआ, बिल्कुल शुगर हुआ तो पूरा शरीर फूल गया था, हाँ, फूल गया खुल था। गया था। हाँ, अब उसको कितना दवा, 1 साल दवा खाए हम, 1 साल खाए, उसके बाद दवा को तो छोड़ दिए ना। अब तो एक दवा नहीं ले रहे हैं शुगर के लिए, और हम ठीक हैं। क्या ऐसा कि जिससे कि शुगर खत्म हो गया? कुछ भी खा लेते हैं, पत्ता उत्ता चबा लेते हैं, ठीक हो जाता कौन सा पत्ता? वही पत्ता जो हम मना करते हैं खाने है। के लिए। हाँ, जो पत्ता तुम मना करता है उसी को खा लेते हैं। देखते हैं यूट्यूब में देखते हैं कि भाई सहजन का पत्ता है, हाँ। इसको खाइए तो शुगर कम रहेगा, बीपी लो होगा, अच्छा। शुगर कम होगा। ये आपका ये कड़ी हुआ पत्ता। कड़ी पत्ता, आपका ये सदाबहार का फूल का पत्ता, आप चबा के एक बार दिखा दीजिए, घोटाएगा नहीं, ऐसा तीखा है। लेकिन उसको अपना छछन में खा जाते हैं कि नहीं इसको खाने से हम ठीक हो जाते हैं। तो क्या पता चल पाया कि सारे पत्तियों को खाने में से कौन सी पत्ती खाने से ये शुगर गया है? कुछ पता चला? हाँ, पता चला। कौन सी पत्ते का कमाल है? कड़ी पत्ता का कमाल है। अच्छा, और जब कड़ी पत्ता नहीं मिलता है, जहाँ अवेलेबल नहीं रहता, वहाँ सदाबहार का पत्ता खा लेते हैं। नीम का पत्ता भी? नहीं, नीम का पत्ता आज तक मुंह में नहीं डाले। अच्छा। तुलसी का पत्ता खाए हैं, धनिया पत्ता हरा खाते हैं डेली, थायराइड के लिए खा लेते हैं। हाँ, पहले 2005 में हम दिल्ली आए थे। 2007 तक तो नॉर्मली स्ट्रगल हो ही रहा था। जब जॉब करना शुरू किए तब थोड़ा सा पैसा हम भेजना शुरू किया आप लोगों को। तब तक आप लोग, और जो भी आता था उससे तो हम ही को देना पड़ता था, अमित भैया को देना पड़ता था पढ़ाई के लिए। तो तब की लाइफ, 2007 की ही बात करते हैं, 2007 से पहले की लाइफ और आज 17 साल हो गए हैं, 2024। पहले की लाइफ और अब की लाइफ में कितना बदलाव आप अपने जीवन में देखते हैं? और मेरी सफलता को जो भी देखते हैं उसको देखकर, और जो भी आरामदायक ज़िंदगी में कितना बदलाव देखते हैं कि पहले क्या ज़िंदगी का आराम था और अब क्या आराम है, क्या बदलाव देखते हैं आप? बदलाव तो बहुत कुछ हुआ। घर में जहाँ पंखा नहीं रहता था वहाँ एसी लगा हुआ है, जहाँ कुआं से पानी खींचते थे वहाँ नल लगा हुआ है जगह जगह पर, हर जगह पर। एक मोटर, दुनिया सोचता है कि एक मोटर लगा ले, हमारे घर में 2 मोटर लगी। एस्बेस्टस के मकान में रहते थे 4 तल्ला ढलाई किया हुआ, 5 फ्लैट बन गए। ये सब आपकी उपलब्धि है। लेकिन आनंद वही है जो पहले था। हम लोग कष्ट में भी हम लोग कष्ट नहीं समझते थे, हंसते रहते थे हमेशा। कभी रोते हुए देखा नहीं, कभी हम रोए नहीं। हमें वही जिंदगी लगता था, यही जिंदगी है। बहुत अच्छा था। वो भी बहुत अच्छा था। कभी ऐसी इच्छा आनंद नहीं आता था, कष्ट में भी आनंद आता था। भगवान भी सोचते होंगे कि इसको कष्ट देते हैं लेकिन ये रोई नहीं आज तक। पुराना घर गिरा दिए थे कि यहाँ अब कोई रहता ही नहीं है, तो घर रह के क्या होगा, के सेवा करने आएगा, के मिट्टी का घर को मरम्मत लेकिन न्यूज़ तो करवाने आया था कि घर गिर गया है, बारिश से कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ। नहीं, बारिश में नहीं गिरा था, गिराया गया था। खपड़ा उतार के बेच दिया गया था, बांस उतार के बेच दिया गया था,
कंडी उतार के बेच दिया गया था, दीवार का सारा ईंटा निकाल के बेच दिया था। उस समय हमारे पास फिर कोई भी कहने के लिए अपना घर कहीं भी नहीं था। अपने गांव का भी घर गिर गया था। जमीन तो खूब थी लेकिन घर नहीं था। और घर बनाने के लिए पैसे भी नहीं थे। पैसा भी नहीं था। अब लग रहा है कितना जोर जोर के शरीर पीट पीट के रोए, क्या करे क्या नहीं करे। एक तो गाँव में घर है, वो एक भी घर गिर था, गया, वो भी गिरा के बेच दिया लोग। अब कहीं का नहीं रहे, अब हम कहाँ रहेंगे, रेंटे पर रहेंगे, क्या करेंगे। अगर गलती से वापस जाने का नौबत आया तो हम जाएंगे कहाँ। अब परेशान हो गए हम, एकदम रुआई छूट रहा है। अब डर से नहीं रो रहे हैं कि जोर जोर से अगर चिल्ला के रो देंगे तो कहेगा लोग कि के मर गया। यही ना पूछेगा क्या हुआ, क्या हुआ, एक्सीडेंट किया कि गिरा कि ये तो नहीं कहेंगे कि घर गिरा के बेच दिया इसलिए रो रहे हैं। ये तो कहने लायक बात नहीं है। अब हम क्या करें। उसको कुहक कुहक के रह गए हम, अंदर से रो नहीं पाए। रेणु का शादी में गए और हाँ, देवी का मंदिर में पूजाई करने दीदी गई लेके। उस मंदिर में हम घुसे तो हमको लगा कि यहाँ से मेरा पूरा हो जाए। एकदम दिल भर आया और एकदम फट फट के और चिल्ला चिल्ला के वहाँ रोए। वहाँ के पुजारन बोले कि माँ अब तुम रो ली सो रो ली, अब मत रो। और तुम काहे के लिए रो रही हो, जिस काम के लिए तुम रो रही हो तुम्हारे पास इतना हो जाएगा कि तुम्हारा खाने वाला और रहने वाला और करने वाला नहीं रहेगा। और वही बात हो गया। आज मेरा घर वहाँ तंवा रहा है। वहाँ से आने के बाद ही 16 डिसमिल जमीन जिला टाउन में ली। जिला टाउन में लिए, जिला टाउन लातेहार में भी लिए, लातेहार में भी बना लिए, आज गांव में भी बना लिए कि गांव में वैसा घर किसी का नहीं है। सब कोई तरस रहा है कि आपके घर में सर जेसीबी घुसा हुआ है, सर ट्रैक्टर घुसा हुआ है। घर के अंदर इतना, घर के अंदर 3-3 ट्रैक्टर जेसीबी कैसे घुस गया सर। सब पूछने आ रहा है। एक उदाहरण बन गया कि इलाका इतना बड़ा घर है कि इनका घर में रूम में जेसीबी और 3-3 ट्रैक्टर पार्क किया हुआ है। आंगन हो तब भी कहा जाए कि आंगन में है, ये घर के अंदर। घर के अंदर, हाँ, आंगन भी नहीं, वो घर के अंदर। और उसके बाद भी जगह था, उसके बाद उन लोग को पता नहीं था कि भीतरे ऐसे होगा। तो इतना भगवान दे दिए, इसलिए अब कोई चीज का दिक्कत नहीं है। सब चीज, हाँ, कोई चीज का दिक्कत नहीं है। सब हम सोचे भी नहीं, पुराने जैसे थे उससे कई गुना हो गया, 100 गुना से भी ज्यादा कहेंगे उसको हो गया। लेकिन आज भी वही आनंद है, कल भी वही आनंद था। आनंद में कमी नहीं है। उस दिन भी अच्छा ही लगता था, बुरा नहीं लगता था। भले हम थोड़ा कम में थे लेकिन हम लोग हंस के रहते थे। लेकिन रोने का आदत अंदर से लगता था, परेशान थे। लेकिन आज परेशानी नहीं है, आज परेशानी नहीं है और उतने आनंद से आप भी रह रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक। पहले 5 लोगों का परिवार था हमारा, और उसके लिए जगह नहीं था। पहले कमरे में जब हम लोग, पहला जो रूम था जुबली चौक पे जहाँ रहने गए थे, हाँ, उसमें सोने के लिए जगह नहीं था। वो कमरा था कि इधर से सोते थे तो मेरा पैर टच हो जाता था दूसरी दीवार की तरफ। हाँ, याद है। तो बोले थे कि हम शायद पूछ दिए थे ना कि ये रूम तो ठीक है। मेरे साथ सोते थे। हाँ। और आपसे तो सवाल जवाब खूब होती थी। हाँ। यही बोलते थे क्या आप लोग दोनों पागल जैसा बोल रहे हैं। आप बोलते थे, याद है कि पापा क्या इसी कमरे में हम लोग को जीवन भर रहना होगा। वो याद है उस दिन। अच्छा। तो मैं उस पर जवाब दिया कि बेटा आज जो ये देख रहे हैं कल वैसा होगा जो आप सोचे नहीं होंगे। वैसा ही हो गया। उतना बड़ा लेंगे बाबा बात बेटा। तो हवा तो कोई भी मांगते थे भले ना हो, कुछ भले ना हो, लेकिन हवा को तो बर्दाश्त नहीं होता था, तब हम टोकते बराबर बोलते थे कि काहे ला इतना ज्यादा बोल रहे हैं। क्या खरीदने के लिए एक पेन का औकात नहीं है और एकदम हवाई जहाज का बात करते हैं। 30 साल पहले वाली बात आज सोचते हैं कि राहुल जी के साथ 7x9 का वो कमरा था। हाँ, 7x9 तकिया रख के सोते थे तो पैर टच हो जाता था दूसरे दीवार पे। दिया ही नहीं, रूम तो ऊपर खूब था, नहीं देखा था। उसको छोड़ के जब हम लोग गए दूसरे कमरे में बेसमेंट के अंदर, हाँ, तो वो एक कमरा बड़ा तो था, बिल्डिंग बहुत बड़ा था, लेकिन उसके पीछे जो जनरेटर रखा हुआ था, वो जनरेटर की आवाज से हम लोग 7 बजे से लेकर और 11 बजे रात तक बिल्कुल खाली जनरेटर की आवाज सुनाई देती थी। कान सुन हो जाता, लेकिन हम लोगों को फिर उसमें रहने की आदत हो गई। मेरे बड़े होने के दौरान सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट आपके लिए क्या था? जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं लाइफ में, तो सबसे ज़्यादा गर्वान्वित करने वाला क्षण कौन सा था शुरुआत से अभी तक? अभी तो ऑब्वियसली अभी तो बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन क्या सबसे पहली बार कब ऐसा महसूस हुआ कि हाँ गर्व हुआ? उसके बाद फिर कब महसूस हुआ
कि गर्व होता गर्व था? तो तुम्हारे से हमेशा हुआ। पहली बार हमको आप फ्लाइट से पटना भेजे थे, वो दिन हमको याद है। नहीं, उससे पहले हम बता रहे हैं, जब अमित जाता था मिशन में और तुमको भेजते थे बेसिक स्कूल में। हाँ। अब तुम उस स्कूल में जाना पसंद नहीं करता था, भाग भाग के आ जाता था। ओझा जी की बेटी को भी कहते कि ले जाओ, हाथ पकड़ के ले जाता और उसको साथे फिर हाथ पकड़ के उधर से घूम के मंदिर तरफ से गुड़िया को हाँ लेके चला आता था छोटी सी थी और हमको हाँ। साथ में और भेज देती एक लाइबिलिटी, उसको भी ले जाओ स्कूल। हाँ। हाँ। तो उस स्कूल का माहौल है, इसको पसंद नहीं, बोलता था दूसरे उसका नाम हाँ। पकड़ दिया कि उस स्कूल में हम नहीं जाएंगे। सारे हमारे आसपास के सारे बच्चे पढ़ते थे सेंट जोसेफ स्कूल में और हमको डाला गया था बेसिक स्कूल में, बुनियादी विद्यालय। हाँ, तो रोते रहता था, स्कूले नहीं जाता था, जाता ही नहीं था, बड़ी मार खाते थे। पिटा के हम जाते थे, रास्ते तक वहाँ पीटते हुए ले जाते थे, गेट तक पीटते हुए ले गई, हमको याद है बचपन में। फिर लास्ट में हम बोले कि नहीं अभी नहीं जाएगा स्कूल में, इसको मिसने में ले जाकर पिटाते थे पापा, तब नहीं जाना पकड़ती थे, तैयार हो जबरदस्ती, रोते रोते कपड़ा पहनाई है, रोते रोते हमको याद है। और रास्ते में पीठ पे पड़ता जा रहा है और गेट तक हम नहीं पढ़ेंगे इस स्कूल में, हमको पढ़ना है लेकिन सेंट जोसेफ में पढ़ेंगे हम जहाँ लोग। तब मिश्रा जी से हम पैर भी भिड़ाए कि मिश्रा जी, नहीं तो गर्व क्या हुआ इसमें? तो सुनो ना, तो मिश्रा जी वहाँ आप स्कूल में मिशन में एडमिशन करा दीजिए किसी तरह। तब भेजे तो वो सेकंड टर्म में हुआ, वो फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही चला, फिर औरंगाबाद चले गए, फिर लौट कर आए, तब जाके 3rd क्लास में पढ़ते थे पापा। तो नहीं, तो फिर एक बार लेके गए एडमिशन के लिए। हाँ, तो वो दूसरा टर्म था जब इस संस्कृत विद्यालय बंद हो गया था, तो हम लोग न्यू शिशु में पढ़ रहे थे सत्येंद्र नगर औरंगाबाद में, फिर न्यू शिशु प्रतियोगिता निकेतन में। फिर गए तो हम लोग 5th में एडमिशन लेते, ABCD और क ख ग लिखने के लिए बोला गया था। अच्छा। तो हम सोचे क्या पता है लड़का को जेबी नहीं करता है, स्कूल याद है कि नहीं है, एडमिशन होगा कि नहीं होगा। गए तो मैडम बोली कि कुछ आता है बाबू तुमको? तो हाँ आता है। बोला तो कि आता है, तो अच्छा लगा। तब फिर बोलता है कि पेंसिल लो और कागज लो, लिखो क्या आता है। लिख दिया, क ख ग घ पूरा लिख दिया। तो रोका कि अब बस अब बस करो। ABCD अपने मन से लिख दिया, और जबकि वहाँ 4th 5वां से ABCD पहले में लिख दिया। तो फिर रोका, फिर गिनती लिखने बोला तो वो भी लिख दिया। अब गिनती उनती लिख के तो फिर लिख रहा है काका की लिख दिया, और फिर केच के खा ये सब भी लिख दिया। तब बोला कि नहीं इसका तो एडमिशन हो ही जाएगा आज। उस समय लगा कि वाह बेटा तो एडमिशन हो गया। मिशन में एडमिशन होना महुआ डाँड़ में बहुत टफ था। और तुम्हारा एक ही बार में हो गया ना, तो मन एकदम लगा ना कि वो आज तो कमाल करके दिखाया। तो उस दिन से जो तुम कमाल करने लगा, सो करते करते आज तक कमाले कर रहा है। स्टार्टिंग हुई कमाल का जो आपने। अच्छा, प्रोग्रेस तो शुरू से कोचिंग आया है तुम हमेशा। और फिर ट्यूशन में फिर टॉप किए, लातेहार ट्यूशन पढ़ने भेजते थे कि जाओ उस कोचिंग में ट्यूशन पढ़ लो। सुनने में आया कि तू तो खुद पढ़ा रहा है वहाँ। अरे पढ़ने भेजे, वो पढ़ा कह रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा, तो उससे ज़्यादा वो जानता है ना, इसलिए वो पढ़ा रहा है कि जा। अब तो स्कूलें नहीं है लातेहार कि उसको हम पढ़ाएंगे कहीं। सरकारी स्कूल में भेजे, वहाँ टीचर गलती करता, वहाँ काट देता। ट्यूशन में भेजते, राहुल इससे ज़्यादा इंग्लिश तुम ही जानते हो, तुम ही पढ़ा लो, तुम ही क्लास ले लो, और कोचिंग का मास्टर गायब। मेरे भरोसे चाबी दे के चले गए। हाँ, चाबी दे के। आप बोलिए पापा। फ्लाइट वाला आपको याद है? हमको तो फ्लाइट वाला याद है, पहली बार कभी हमने जीवन में फ्लाइट तो किया। सरप्राइज कैसा था आपका वो फ्लाइट वाला? बहुत बढ़िया, उसी का कुछ कहानी सुनाना चाहेंगे? हम आपको बोले थे कि आपको पटना जाना था, हम बोले थे ट्रेन का टिकट हुआ है। बिल्कुल, ट्रेन का टिकट हुआ है। तो जब हम अपना बैगेज पूरा लेने लगे, अटैची वगैरह और बहुत सारे, लेकिन पापा ये सब लेने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़िए ना, इसको छोड़ दीजिए, ये है अरे खाली सिर्फ एक कैरी बैग ले लीजिए। कि ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? तो कि गरीब रथ हमारा है, या कोई गाड़ी से भेजेंगे तो पटना के लिए दिन में होगी, और ये 12 बजे चल दिए, शायद उस समय 12 क्या फ्लाइट थी, 4 बजे की फ्लाइट थी लगभग। हाँ, और हम आपसे आपका शेड्यूल भी पूछना चाह रहे हैं कि पटना में क्या क्या काम है आपका। बिल्कुल। और आप ये प्लान करके चल रहे थे कि कल पहुंचेंगे ट्रेन से, तो कल का काम मेरा ये करेंगे और इतने बजे तक हम लौट जाएंगे। क्योंकि एक लड़का का वेरीफाई के आया हुआ था, तो हम आपसे ऐसे ही पूछे कि अगर आप आज पहुंचते तो आपका काम होता तो आज ही लौट जाते, ऐसा पूछे? आप पूछ रहे थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया क्यों पूछ रहे? हम उतना कहाँ गहराई से पहुँच पाते हैं।
हम सोचे कि ऐसा पूछ तो रहे, लेकिन हमको लगा कि बोलते हैं कि आज काम हो जाएगा तो फिर लौट जाइएगा, तो आज तो दिल्ली में और ट्रेन से कल और पहुंचेंगे। फिर पहुंच नहीं पाइएगा। तो हमको लगा भीतर से कि राहुल जी जो हमको कन्विंस करना चाह रहे हैं वो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं उस मुकाम तक। तो जब आप ले चले तो 4 बजे का है तो ये 1 बजे ही चल रहे हैं या क्या, कुछ ऐसा मन में वैसा हुआ। नहीं, हम आपको टाइम ही ऐसा ही बताए थे कितने ही बजे ट्रेन है। हाँ, ट्रेनें आप बताए थे कितने आगे एक बजे दूसरी हैं। स्पेशल ट्रेन चली है पापा। हाँ, बिल्कुल, और वो बिल्कुल, उसमें टिकट बिल्कुल। मिल गई है और अभी ट्रेन का टाइम हो चुका है। और जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए, रास्ते तो हमको पता नहीं है कि कौन ट्रेन कौन है, रास्ता कौन क्या कहाँ, है, किधर क्या से रास्ता रेलवे है। स्टेशन जाना आपको पता ही था रास्ता। बोल कि रेलवे स्टेशन अब इतना भव्य कहाँ कब बन गया भाई दिल्ली में। हवाई अड्डा लिखा हुआ है। हाँ, और वो अच्छी था ना कि इतने किलोमीटर पे हवाई अड्डा है, इतने किलोमीटर तो आप पढ़ रहे थे, आप सोचिए इसी रास्ते में हवाई अड्डा भी हाँ, होगा। हम भी नहीं समझ पाए। जब वहाँ आप एक किए और उतारने के बाद बोले कि पापा यहाँ पे जाइए, 12 नंबर पे आपको बैठना होगा, यहाँ चेकआउट होगा, ये वो। अब तो हम डर रहे हैं कि साला हम पहली बार कैसे हम पकड़ेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो आपने सब बता दिया कि वहाँ पे आप बैठेंगे, उतना नंबर पे आप जाइए। तो 1 2 3 4 12 हमको याद है, आज भी 12 याद है। और 2012 की बात है। बिल्कुल। तो आप 12 पे जाके कुर्सी पे आप बैठ जाएंगे, अनाउंसमेंट होगी कि पटना के लिए फ्लाइट 12 नंबर से खुलने वाली है, आप लोग अपना ये हो जाए। अब हम एक ही हुए थे, हम तो रखते थे दाढ़ी बनाने वाला वगैरह वगैरह, हाँ, कैंची वैची सब था कैंची आपका। वगैरह। हमको ज़्यादा अफसोस हुआ, साला कैंची जो है सो हमारा ये रह गया। बोला कि नहीं निकाल, चेक इन में नहीं अलाउ किया आपका मैं कैंची। बिल्कुल बिल्कुल सब निकाले। तो ब्लेड ये व्लेड कर सब दिए। निकाले। हाँ, आपको सब बहुत अफसोस हुआ होगा कि ट्रेन से जाते तो उस समय बच बहुत जाता। अफसोस हुआ, क्योंकि भाई हम अपना सामान को खोना नहीं चाहते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। बहुत हम ये हाँ, लेके सेविंग चलते करके थे। चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और सेविंग का ही सामान चला गया। और सेविंग का। हम बराबर जब भी हम लाते हाथ से जर्नी करते हैं तो डरते हैं कि कब हमको फ्लाइट से भेज देंगे। हाँ। तो अब हम वो लाना ही छोड़ दिए। अब हम नहीं लाते हैं। सेविंग का सामान नहीं रखते ब्लेड साथ व्लेड में। 2 रुपये का है, चलिए। अब बताइए 150 का कैंची मिलता है और वो 150 200 का कैंची जो है, हाँ। अब वो छूट जाए। 1 रुपये का तो ब्लेड है, कोई बात नहीं। तो अब हम लाना ही छोड़ दिए। हाँ, तो वही जब फ्लाइट में चढ़े तो देखिए कि बगल वाला बेल्ट उल्ट लगा रहा है। हम सोचेंगे हम थोड़ा सा बनाते हैं अपने को। हाँ, नहीं पहनेंगे। नहीं, हम आपको लगा कि जो डरपोक लोग हैं वो बेल्ट पहनता हाँ, है, डरपोक हम है, डरते वो- नहीं है। हाँ हाँ। और वो बेचारी आकर के बोली एयर होस्टेस। की कृपया बेल्ट की उड़ान भरने को है। आप लोग नहीं जरूरत नहीं है। हम अपना अनसुनी कर दिया, मुझे ठीक है। अब बगल वाला पूरा बेल्ट उठ लगा रहा है। हमको तो देखना था कि आखिर आवाज़ कैसे होती है, उड़ते कैसे हैं तो हिलते हैं कि गिरते हैं कि नहीं। हाँ। तो हमको झटका थोड़ा सा लगा कि ये फ्लाइट के मूड में अब मेरी प्लेन चल रही है। एक करके रनवे से फिर फ्लाइट की। तो उड़ने के दौरान आप बेल्ट लगाए कि नहीं? नहीं लगाए, नहीं लगाए। नहीं। लेकिन फिर जो लौटी ना, एयर होस्टेस लौटी, प्लीज लगाई। करके। हाँ, तो फिर वो हम अपना फिर अच्छा, लगा लिए थे ना फिर? हाँ, फिर अच्छा। लगाए। तो फिर बगल वाला भी था, वो फिर ऐसे करके देखा। फिर हम अपना ये रहे, फिर ब्रेकफास्ट उसको आप ये महसूस नहीं करने देना चाहते थे कि हम फर्स्ट न्यू टाइम हैं। बैठ रहे हैं। हाँ, पहली बार हम बैठ रहे हैं, ये तुम मत समझो। तो आपकी टेंशन ये नहीं थी कि हवाई का यात्रा लेना, आपका ना, टेंशन ये था हाँ। कि बगल वाला ये ना जान जाए कि हम पहली बार बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस हमको यही था, इंटेंशनली था। तो कैसा लगा जब फ्लाइट पहली बार 30,000 फुट आसमान में उड़ी? बहुत अच्छा लगा। ऊपर जब गई फ्लाइट हमारी, और उसके बाद एकदम बादलों के शांत बीच हो में गई। शांत। मैं सोचा कि पटना पहुंचना है, अब तो रुक गई। अब तो ये फ्लाइट रुक गई। अब तो न आगे चल रही, न पीछे चल रही, न रनवे पे उतर रही है। हाँ, ये ये रोक क्या हो गया भाई? खराब तो नहीं हो गया है? तो फिर हम सोचे कि बगल वाला साला कुछ नहीं समझ ले। पहले तो हम पूरा अपने आप को पूरा प्राउडली महसूस करें कि हम बहुत बार जर्नी कर चुके हैं। आप पूछेंगे अब फिर घबराहट हो रही है हमको। एकदम सही बात है, मिस्टर बीन जैसा काम किया। सही। अब जो होना है सो होगा। आपके नाती पोता आपको मिस्टर बीन सही बोलते हैं। हम एकदम फ्लाइट में, चलो रात्रि भर विश्राम करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं है। पटना तो कल हमारा काम है, वेरिफिकेशन का इत्मीनान रहे।
1 घंटा हुआ सो के उठे कि बता दिया एक कि डेढ़ वो घंटे पहुंचने में वाले फिर वो आ गया हम लोग को ब्रेकफास्ट वगैरह कॉफी खाना वगैरह देने दिया। उसके बाद फिर वही जब पटना में लैंड करने के बाद हाँ लैंड जब पड़ने लगी तो इंटरनेशनल हवाई अड्डा पे आपका स्वागत करने जा रही है पाटलिपुत्रा। तो जब ये हुआ ना तब वो थोड़ा सा लगा लैंड करने डर में सा लगा ढक 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 लगा जोर ना से। हाँ लगा ना कि ओ एक्सीडेंट हाँ नहीं तो अनाउंसमेंट कर चुकी थी ना वहाँ तो अनाउंसमेंट कर चुकी थी ये अथी लैंड करने का ना हाँ एयर लैंड बोल करने चुके का थे, हाँ। तो फिर हम इत्मीनान हो गए कि ना ये अथी नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो फिर लैंड किए फिर अपना बाहर निकले। वो जर्नी हमारा जीवन का सबसे बड़ी प्राउडली महसूस किए कि भाई राहुल जी के द्वारा ही पहली बार हमको फ्लाइट का मौका मिला। फिर हम लोग एक्साइटेड थे, 2 घंटे के बाद ही आपको फोन किए कि पापा पहुंच गए। आप पटना पहुंच चुके थे और हम रास्ते में ही थे एयरपोर्ट से लौटने के लिए, इतना ट्रैफिक था। तो हम जस्ट एयरपोर्ट से जितने देर में यहाँ पहुंचे तब तक हमारी घर, लैंड कर तब गई तक थी, ही आप हम उधर निकल लैंड कर चुके थे। हाँ वही फिर अपने चाचा लोग जो भी थे सब लोग को मैं बताया ये सब कहानी। तो बड़ा खुश हुए, बड़ी हंसे उन लोग। तो आप लोग हमारे पूरे परिवार की इस यात्रा को कैसे देखते हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लेकर अब इस सिचुएशन में हम लोग जो ज़िंदगी बदला है उसको किस प्रकार से देखते हैं, क्या महसूस होता है? अब तो लगता है कि हमसे बड़ा आदमी कोई धरती पर नहीं है। जो सबसे कमज़ोर जीरो से हम शुरू किए थे, आज घर के भी लोग बोलते हैं, गांव में भी ये चर्चा का विषय है अपने पूरे फैमिली में कि अजीत बाबू 89 में हम सफ़र किए थे, घर छोड़े थे 89 में। फिर गांव को छोड़ गांव को मतलब घर मतलब गांव अपना हाँ नेटिव प्लेस को हम छोड़ दिए थे 89 में और वापस लौटे हम 2017 में जो पहली बार चले थे हम लोग छठ पूजा करने। वो गुड़िया बेटा बोली कि पापा सो छठ करना है। तो 30 साल के लगभग हमारा यात्रा बाहर रहा और 30 साल में जो हमने उपलब्धि किया आज तक लोग बोलता है कि बहुत आगे बढ़ गए। जीरो से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और 100+ पार कर रहे हैं। एक समय था जब 9x7 के कमरे में हम लोग रहा करते थे। 5 लोगों का परिवार हमारा रहता 5 था। नहीं 5 तो हम लोग 3 लोग वो थे, 3 और 4 वो लोग भी तो सोता था बरामदा में सुलाए थे लोग को। लड़की लोग को भीतर सुलाते थे और 2 लड़कों को बाहर सुलाते थे। हम लोग 5 थे। हम लोग जमीन में सोते थे, एक पलंग था उसमें वो लोग को सुलाते थे। फिर दूसरे मकान में जो बेसमेंट वाले में गए थे वहाँ पे फिर हम लोग 5 ही लोग थे। उसमें 5 हम लोग 5 का ही 12x12 का कमरा होगा, हाँ 5 है ना, एक कमरे में 12x15 होगा। हाँ वो बड़ा कमरा था, है ना। तो वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई हमारी 5x7 से। और अब लगभग जिस शहर में भी हम लोगों का पैर पड़ा है या जहाँ से ज़रूरत है उस हर जगह पे हमारे सर पे लंबा चौड़ा घर है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी जाएं तो लंबा चौड़ा स्पेस है, चाहे वो लातेहार हो चाहे रांची, जहाँ पे हम पढ़ने की भी हिम्मत नहीं कर पाते कि वहाँ के खर्चे मैनेज हो सके। लंबा चौड़ा है। और लातेहार औरंगाबाद की बात करें, पलकिया में 30 डिसमिल में है। हाँ झारखंड की धरती का सबसे वन ऑफ द बेस्ट टाउन बोला जाता है, उसका एरिया बोलता है अशोकनगर। अशोकनगर दी बेस्ट कॉलोनी है जिसमें सिर्फ IAS IPS ही हैं, अदरवाइज किसी का हाँ, कोई नहीं रह सकता उसमें। फिर लेवल आता है बड़े बड़े जो एडवोकेट जो जज हैं, जज वगैरह जो हैं, हाई कोर्ट का हाँ, ये नहीं कि आपका सिविल कोर्ट वगैरह का वहाँ है, ऐसा नहीं। एडवोकेट अफोर्ड कर सकता है वहाँ पे कॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अब वैसी जगह में IAS अफसर की कॉलोनी में 30 डिस्ट्रिक्ट के प्लॉट में एक ऑफिस को खोल लेना एक बहुत बड़ा मायने है। ये बहुत बड़ा मायने रांची का सबसे प्रीमियम लोकेशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अशोकनगर ही जिसको भी पता होता है कि अशोकनगर में ऑफिस हो, चौक जाता है चौंकता है। बिल्कुल, जो भी रांची के बारे में जानता है, जो जानता है। हाँ, तो हर जगह पे अब अपना निवास है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपना घर है। कहीं भी गए तो नंबर 1 में ही रहे, नंबर 1 ही रहा। आज जो हम कॉलेज बनाए अपना गांव पर, जहाँ कंडी और बांस और खपड़ा तक बिक गया, वहाँ जो 106x45 का जो बिल्डिंग बना जिसमें 2 ट्रैक्टर एक JCB सिर्फ पार्क हो सकती है, सिर्फ एक रूम में, वैसा 3 रो है।
तो ताकि जहाँ उसको भी दिखा हुआ नहीं। पता नहीं ये आप लोग का है देन या जिसको कहिए मैडम की है या हमको है। शुरुआत तो वहीं से हाँ हुई थी। कहीं भी गए तो टॉप में रहे। हम्म, हाँ कहीं भी। हम्म, आज उदाहरण है वहाँ भी, लातेहार में भी उदाहरण है कि जिला टाउन में, और जिला टाउन होते हुए भी थाना के करीब एक होता है कि जिला टाउन में आप कहीं जैसे दिल्ली है, दिल्ली का ले लीजिए, उधर बहुत दूरी पर जहाँ रोहिणी हम लोग गए थे एकदम इंटीरियर आउटर, हाँ। आउटर में, वैसा भी नहीं, जो एकदम सेंट्रल पॉइंट है। हाँ सेंटर पॉइंट कहिए, सेंटर से भी नज़दीक, सेंटर से भी नज़दीक जो पॉइंट है वहाँ पे हम अपनी लोग जमीन, हाँ, हम लोग घर लिए बना। आवाज़ उतना बड़ा बना करके सब। तो अभी दूसरे माता पिता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कठिनाइयों से इसी प्रकार से जूझ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो उनको कैसे परवरिश दे अपने बच्चों को, अपने जीवन के अनुभव से क्या बताना पहले चाहते तो हैं? गार्जियन को यह सोचना है कि बच्चों के प्रति निगेटिव सोच हटा दें। हाँ मैंने जीवन में आप लोग को पढ़ाते समय या कहीं भेजते समय कभी मैंने निगेटिव नहीं सोचा कि हजारीबाग भेज रहे हैं बच्चे पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे। लातेहार में जितने हमारे करीबी मित्र थे, सर आप प्रिंसिपल हो के बच्चों को उतना दूर क्यों भेज रहे हैं? अब आप लोग बड़ी मासूम लगते थे ना, आप लोग की मासूमियत थी, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं आप लोग में थी। क्या ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी? एक्टिविटी का मतलब देखो देहात का कि चंचल, उसका लूट लेना, उसका खा लेना, हाँ, इस टाइप का लेकिन नहीं था। बाहर के हम एक्टिविटी करते थे, आप लोगों को कहाँ पता था? अब तो ये तो लेकिन लोग जो हम लोग हमको को तो बोलते बोलता था थे, लोग। हमको गोपाल जी बोले ये या लड़के और लोग बहुत बोले अच्छे हैं सर। कि हाँ, सर लोगों के सामने तो अच्छे ही थे। कि सर आपके बच्चे खेल कूद ज़्यादा आपके करते थे, बच्चे और क्या बड़ी गलत करते हैं? बहुत इनोसेंट हैं, और ऐसी हालत में आप खेल इंटर गलत। आप अपने संरक्षण में इंटर कॉलेज में पढ़ाते, आपका सारा व्यवस्था है, सब कोई हाँ, आपको बच्चों को जान रहा बाहर है। छोड़ रहे हैं, कहीं हैं? वो बिगड़ ना बिगड़ जाए ना अकेले जाए। में। बिल्कुल। दोस्ती में बिगड़ ना इंटर जाए। कॉलेज के 10 प्रोफेसर हमको बोलते थे कि सर बच्चे को अपने यहाँ मेरे यहाँ एडमिशन करवाइए। हम क्योंकि मेरा बच्चा मधमा से कर रहा है कि मैं एडमिशन करवाऊँ, तो आप लोग को जो मैं बाहर भेजा, तो हम सभी गार्जियन को यह अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहले गार्जियन अपने को कमज़ोर नहीं समझे। अगर जो गार्जियन अपने को कमज़ोर समझ ले तो फिर बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। तो हर गार्जियन समझे कि हम हर बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं, और बच्चों पर फेथ करे कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। जिस समय आप बचपन मैं समझता हूँ कि क्लास 2-3 में थे, उस समय आपको मैं डॉक्टर साहब का उपमान दिया करता था। हाँ, डॉक्टर बोलते कि थे मेरे आपको, डॉक्टर, डॉक्टर और साहब। सब लोग बोलते थे कि ये डॉक्टर हैं, और उनको एसपी बोलते थे, चूँकि नाटक करके थे। और उस समय अभियानंद हमारे यहाँ एसपी रहा करते थे औरंगाबाद जिला में। तो मैं देखा कि ये बहुत नाटे हैं। हाँ, और अभियानंद साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है अभी। अच्छा, अभियानंद जी से वो अभी स्कूल Retired चला हो रहे चुके हैं। हैं, retired हो बिल्कुल चुके हैं। बिल्कुल, अभी सुपर 30 चलाते तो हैं वो भी। डीजीपी होकर रिटायरमेंट ले लिए, हाँ, रिटायर हो गए। हाँ, उनसे जान पहचान तो है। वो हमारे यहाँ उस समय थे, और आपको डॉक्टर को उपमा इसलिए दिया था कि आप बचपन से बड़ी लंबे थे। हाँ, मैंने वो नाटे ही करके थे, आप स्टार्टिंग से ही लंबे थे, तो आपको डॉक्टर की उपाधि में देता था। आपको याद नहीं होगा, हाँ, हम डॉक्टर बराबर साहब डॉक्टर बोलते बोलते थे। हाँ। नाम से मैंने संबोधन कभी नहीं किया। नहीं, हाँ। और मेरे कहने के अनुकूल सब लोग बोलने लगे, अरे आपके डॉक्टर साहब कहाँ हैं? लेकिन अभी तो सोए हुए हैं, हाँ। अभी तो ये हैं, अभी तो हैं। और एक कहानी याद आ गई कि जब हम ब्लॉक में विद्यालय खोले थे 1 to 5, जो मेरी स्टार्टिंग थी, हाँ, जो पहला घर से मैं स्कूल चला घर था, से निकलने के बाद खोला। तो आप बगल वाले का एक खिलौना, वो बेचारी बहुत काफ़ी घनिष्ठता थी हम लोग से, हम लोग तो जहाँ भी रहे तो बहुत पॉपुलर रहे। तो वो खिलौना आपको दे दी थी, खिलौना नहीं, साइकिल दे दी कुछ थी। भी, मतलब छोटा वाला एक गुड़िया टाइप का 2 सीटर नहीं खेलने था, वाला, अच्छा, 2 रिक्शा सीटर रिक्शा जो रिक्शा होता है। कुछ दिया होगा, कुछ दिया होगा। दे दी थी। तो और मैं कहीं से आया और आपके हाथ में देखा, बस हम पिटाई करना शुरू कर दिया आपको। ये चोरी आपने कहाँ कर से दिया। लिया? चूँकि मैं तो लेने में सक्षम नहीं हूँ, हाँ, और ये तो आया फिर कहाँ से? आप लिए कहाँ से? और आपको मैं मारने लगा, तो पीटने लगा, तो बगल से वो महिला आ गई, सर 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 से क्यों बाबू को मार रहे हैं, डॉक्टर साहब के क्यों मार रहे हैं, डॉक्टर साहब के क्यों मार रहे हैं? आज भी हमको याद है, ये 89 की बात है।
क्यों मार रहे हैं? तो देखिए ना, कहाँ से ये लड़का खिलौना लेके आ गए, ये कहाँ से आए डॉक्टर साहब लेके? इनको डॉक्टर बनाना है, ये खिलौना आज से लेना शुरू कर दिए। तो नहीं, मैंने दिया हूँ। तब मैं आपसे पूछा कि तो आप हमको बता देना ना चाहिए था कि हाँ वो दिए हैं। तो आपने क्या जवाब हमको दिया जिस समय आप 2-3 साल के थे, कि आप हमको समय कहाँ दिए? हमको आपने समय कहाँ दिया? आपने तो देखा और पीटना शुरू कर दिए। हमको बोलने का समय दिए कि हम कहाँ से लाए, क्या लाए, नहीं लाए, पूछे नहीं, मारने लगे। हमको बहुत अफसोस हुआ। तब फिर वही बोले कि ये बच्चे हमारे घर में नहीं जाते हैं, बगल में नहीं आते हैं, आपका इतना कड़ा डिसिप्लिन है, इतना आप बच्चों को ये रखते हैं, और ये बच्चा खिलौना ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये तो मैं दिया हूँ। तो उसी दिन मैं समझ गया कि आप होनहार हैं और बहुत आगे आप बढ़ेंगे। उस दिन हमको ये आया। तो हम यही अपने तरफ से, जो मेरी थॉट है, जो आज इस मुकाम पे हम हैं, हमने कभी माइनस नहीं सोचा, कभी नेगेटिव नहीं सोचा, और न बच्चों के प्रति मैं नेगेटिव सोचा। और हमने जो आप लोग के प्रति किया वो एकदम पूरा कॉन्फिडेंस होके किया कि आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। कभी डाउट नहीं किया? नहीं, कभी डाउट नहीं करेंगे, कभी नहीं। और हम लोग ताला चाबी में छिपा के कभी पैसा नहीं रखे। घर में भी कहे नहीं, 10,000 है, 5,000 है, वो ताला में नहीं तो रखे। फॉर्म भरा के आया, पैसा जो मेरे पास आया वो रखा हुआ है, आपको जो और करना मेरे है बच्चे आप कभी करें। 4 आना भी नहीं उठाया कि ये चॉकलेट खरीद लेंगे। माँ हमको ये खाना है, सामने रखा होता था तो कभी चोरी की आदत नहीं लगी? नहीं, आदत नहीं लगी। बिल्कुल, तीनों बच्चों, तीनों में से किसी का नहीं। कहीं नहीं। हजारीबाग की एक बार याद है कि जब हम आप लोग को भेजे थे पढ़ने के लिए, तो गए हम लोग वही ओकनी मोहल्ला में जहाँ पे आप लोग को डेरा दिए हुए थे, कमरे बड़ा सजे हुए थे, सारा व्यवस्था था, सागवान का पलंग मैं हल्का रखे हुए था, लेके गए थे वहाँ पे, सारा व्यवस्था, डबल बेडशीट, डबल चादर, 4 तकिया वगैरह। तो वही आपके सेंट कोलम्बस के कृष्णा बाबू जब इंटरव्यू में देखे वहाँ जा कर के, बोले कि सर हम प्रोफेसर होके चौकी पर सो रहे हैं और आप अपने बच्चों को पलंग में अपने बच्चों को यह मेंटेनेंस दिए हुए हैं, सर आप पढ़ा लीजिएगा। मैं मान लिया, आप पढ़ा, उसी समय उनका वर्ड था कि आप बच्चों को पढ़ा लीजिएगा। ये स्टूडेंट लाइफ में पलंग पे जो हम प्रोफेसर होकर नहीं, शहर से दूर रह के बच्चा पलंग अपना लेकर आया है, लातेहार से आप लेके पलंग आ गए, बस के ऊपर लाद के लाए थे और उतरवाए थे, पलंग के 4 साइड से उतर रहे हैं, तो बीच का उतर रहा है, फिर वो सारा नट बोल्ट प्लास्टिक में बांध के वहां जाके फिट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आप सर बच्चों को पढ़ा लीजिएगा। तो वहाँ मैं क्या देखा कि आप लोग कॉलेज चले गए थे, तो हम देखते थे, तो देखे कि तकिया के नीचे में एक पतली सी कॉफ़ी थी, लिख के तो उसको जब देखे, डेट, ये नमक, सब्जी, बादाम, 1 रुपया का, 2 रुपया का, 10 रुपया का देखे हम हिसाब। हाँ, हम कहे कि मैडम हम पढ़ने के लिए भेजे हैं कि ये तो हिसाब लिख के रखा है। मैंने तो कभी बच्चों से पैसा का हिसाब नहीं लिया, अब आज भी नहीं लेते हैं पैसा। मैं क्या दिया, रिफंडिंग में नहीं चाहती कि रिफंड हमको कीजिए, क्या बचा नहीं बचा तो पॉकेट में रख लीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पॉकेट से जो निकला वो निकला, वो फिर नहीं हुआ। तो जब आप स्कूल से आए तो हम मैडम को बोले कि मैडम अभी हम क्लास लेते हैं। हम बोले कि राहुल जी आपको मैं यहाँ किस लिए भेजा हूँ, पढ़ने के लिए। हाँ, हम डर गए, क्या बात हो गई भाई, पढ़ने क्या गलती हो गई। हाँ, क्योंकि आपसे कभी मैं यह सवाल किया कि मैं कितना पैसा भेजा, आपने कभी पैसा मांगा भी नहीं, मैंने भेजा। तो कभी भी बोले कि राहुल जी महीना में आप ज़्यादा खर्च कर चुके, या ये किए हो कि कभी तो नहीं पापा आज तक आपने नहीं मांगा। हम कि तो फिर ये क्या चीज़ है, ये आपने क्या, अरे पापा ये सब एक अपना नहीं, इतना में आप 2 फॉर्मूला याद कर लेते, आप 5 मीनिंग याद कर लीजिएगा, वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा इंग्लिश का, एक ये याद कर लीजिएगा, यह क्या जरूरी था ये। और उसको तुरंत उसी समय हम फाड़े और पेन को हटाएंगे, ये पेन भी अब नहीं रहेगा आपके पास, ये पेन भी गलत है, कॉपी तो गलत है ही। और उसके बाद तो एक्चुअली ये करते क्यों, इसलिए करते थे कि हमारे अम्मी जी
पैसा तो मैं देता खर्चीला था था वो। और वो सब खर्च कर लेते थे। तो इनको लगा कि अगर पापा अनफॉर्चुनेटली कभी भी अगर हमसे अगर शो कॉज कर दें तो मेरे पास तो कुछ हिसाब रहेगा नहीं देने के लिए। तो इनके मन में ये थी, क्योंकि इनकी धारणा थी कि हमको पापा का पैसा का हिसाब रहता। हम नहीं चाहते थे कि इतना मेहनत से एक एक रुपया आप कमा रहे कहीं भी गलत तरीके से खर्च हो मेरे हाथों। तो इसलिए हम लिख के रखते थे काउंट करके कि नहीं, एक एक रुपया कहाँ खर्च कर रहे हैं हम, कहाँ नहीं खर्च कर रहे हैं, उसका सही हिसाब रखें। हमको गलत जगह नहीं खर्च करना है और जल्दी से कमाना शुरू करना है, ये सोच रहती थी शुरू से ही, इसीलिए लिखते थे। ऐसा नहीं है कि कभी लिख के हम बताए हो कि हाँ इतना यहाँ गया वहाँ गया, अपने कैलकुलेशन के लिए लिखते मैंने कभी पूछा ही नहीं। हाँ, कभी मौका नहीं मिला होगा आपको पूछने के लिए। एक जिम्मेवारी का एहसास होता था ना पापा कि इतनी मुश्किल से नहीं, घर मेरा की तो जरूरत। सिर्फ एक था कि आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, ये आपकी पैसा सोच थी, हमको मेरी बेयर सोच थी करना। कि हम आप लोगों के ऊपर लोड बने हुए हैं कि पैसा आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि पता है ना वो कितनी मेहनत की कमाई है, वो पसीने से नहीं खून का कमाई है, और उसको कहीं गलत नहीं, जगह। ये आप सोचते थे। हमने जीवन में सो करके पैसा कमाया, सो करके पैसा कमाया। मेहनत तो कभी किए नहीं हम लोग। बच्चे देखा को ना, पता लगा हाँ, हमको बच्चा आया मेरे घर में आया, आंगन में आया, फॉर्म भर के गया। 1 साल केवल हमको मेहनत करना पड़ा गांव। मेरा दूसरे साल तो आंगन में आया। स्ट्रगल लाइफ 2 साल रहा पब्लिसिटी करने में, और किसी के दरवाजे पे भी नहीं गया। मेरा व्यू था कि 5 लड़कों को ऐसा हम हायर करेंगे, पढ़ा करके उसको ऐसा कर दें कि जो पता लग जाए कि हाँ एक स्कूल खुली है, जहाँ से बच्चे अच्छे से पास कर उदंड रहे हैं। लड़कों को मैंने पास करा दिया, कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। अब बगल वाला लड़का बोला कि अरे तुम तो जुआ खेलता था, तुम कॉलेज कैसे मैट्रिक चला कैसे गया? पास कर गया, कॉलेज मैट्रिक कैसे तुम पास कर गया, कॉलेज चला गया। अब उससे पब्लिसिटी हुई कि हाँ एगो सर आए हुए हैं ना, वो तो मैट्रिक पास करा देते हैं। कैसे करा दिया? अरे तुम जाओ, अब हमसे क्या पूछते हो, जाओ। और 2 साल के बाद फिर जो मेरी रफ्तार चली, उसके और बाद फिर पास करने पैसा का कम नहीं। सिलसिला बढ़ा। फिर आता रहा। हाँ, लेकिन आता थोड़ा रहा। अनसर्टेन रहता था। जब जरूरत होती थी तब पैसा नहीं नहीं होता रहता था, था। और जब जरूरत नहीं होती थी तभी पैसा होता था, और जब आता था बिल्कुल। तो एक साल में 1 बार आता था, इसलिए और पूरे अब पूरे साल चलाना रहता था। और पापा की आदत थी खर्च करने का। खर्चीले थे आप। बिल्कुल। कोई भी आ जाए तो उसके पीछे खिलाने पिलाने में, देख रेख में, या कैसे भी। और माँ की आदत थी कि बचा के चलना है, तब भी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो कमांडिंग इनके हाथ में रहता था। हाँ। पैसा तो हमको मिलते नहीं आपके थे। हाथ में आते ही पैसा वो गायब हो जाता था, खर्च हो जाता था। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। अच्छी आदमी- चीजों में ही, हाँ, लेकिन फिर भी बिल्कुल, बिल्कुल। कोई आया तो उसको खिलाने पिलाने बस खिलाने में। पिलाने में। हाँ, तो सो के ही पैसे कमाए हमेशा। बिल्कुल, मैंने आराम सो से के ही पैसा कमाया। आता गया। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी हम, हाँ, सिर्फ फॉर्म जमा करना, 2-3 महीने का रश होता था, एडमिट कार्ड लाना, और फिर एग्जाम दिलाने और के लिए एग्जाम 5 दिन में मेहनत एक करना। सप्ताह, एक हफ्ते का सप्ताह, एग्जाम एक होता था, तो सप्ताह मेहनत होता था। वो खलता था क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती थी औरंगाबाद में, डाल्टनगंज में, और वहीं सेंटर होता था। वहीं सेंटर होती थी, और सेंटर के चलते हमको रहना पड़ता था। और छाता आप कभी रखे नहीं? छाता रखने की आदत थी नहीं, कितनी भी गर्मी हो। और तौलिया मैंने जीवन में नहीं रखा, उसी धूप को शहर है, सहन करते थे। हाँ, ज्यादातर आप एग्जाम के बाद आते थे तो काफी बीमार बीमार जैसे पड़ हो ही जाते जाते थे। थे, हम पढ़ ही जाते थे, हाँ। बीमार पड़ जाते थे। तो वही स्ट्रगल लाइफ, वही 2 साल रहा। उसके बाद तो हमने सो के पैसा कमाया। वही ना आज सोचते हैं कि मैंने जीवन भर सो के पैसा कमाया, और बच्चे हमारे रात struggle भर करके जगते कमा हैं। रहे हैं। तो इसीलिए ना आपके पैसा को, हमको एक एक पैसा को मैं बहुत ढंग से खर्च करता हूँ, लेकिन फिर तो भी हाथ अब नहीं उल्टा वही आता। बात हो गई है। पहले आप बोलते थे हिसाब मत रखिए, अब हम बोलते हैं हिसाब मत रखिए। बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल को मजे से। बिल्कुल। आपने कभी नहीं कहा कि आप क्या हिसाब खर्च करें, कुछ नहीं करते जाइए पापा, वो बस सेम हुआ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बिल्कुल, इतिहास बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल, दोहराता है। धरती गोल है, बिल्कुल। घूम के फिर वहीं आना है। तो ही मेरा लास्ट में आपका क्वेश्चन का था कि जो गार्जियन हैं वो अपने आप को कभी निगेटिव नहीं सोचे कि हम बच्चों के प्रति जो हम खर्च कर रहे हैं वो बच्चे से हमको उपलब्धि नहीं मिलेगी उपलब्धि। आप यह करके ना चलें कि उपलब्धि मिलेगा कि ना मिलेगा, तब तो आप नहीं कर पाइएगा। आज हमारे यहाँ जितने भी लातेहार में व्यवसायी हैं, बच्चे अच्छे करने वाले हैं, उसके बावजूद भी लातेहार के ही धरती पर उन्होंने इंटर करवाया,
वहीं पे ग्रेजुएशन करवाया और फिर दुकान पे बैठा और दिया। फिर दुकान पे बैठा दिया। चूंकि इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उनको बस ये उनकी लगता है कि उनकी ये दुकान ही सबसे बड़ी पूंजी है, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। लड़का बाहर जाके इस पूंजी को नहीं चलाएगा तो नहीं बर्बाद हो चला जाएगी पाएगा, दुकान, जबकि हाँ। उनको ये नहीं पता कि वो इससे कई गुना ज्यादा बना बिल्कुल सकता है बिल्कुल। बाहर अगर जाकर। गार्जियन अगर होप कर ले, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले, स्ट्रॉन्ग हार्ट वाले, ज्यादातर लातेहार के रोड पे जब घूमते हैं तो उनके पिताजी जिस दुकान पे बैठते थे वहीं पे वो लड़के जो साथ में पड़े वो अब वो बैठते हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। आगे उससे बड़ा सोच ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बड़ा बड़ी चीज है, बड़ी बहुत सोच बड़ी- रखेंगे तभी हाँ, बड़ा कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। माइंडसेट बिल्कुल, छोटा है कि हाँ। उसी दुकान पे बैठना है तो बैठे हुए हैं। बिल्कुल। राइट। तो अभी अभी जो लोगों के क्या व्यवहार में कोई बदलाव देखते हैं आप? जो पिछले 15 साल पहले लोगों का व्यवहार था, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे दूर के रिश्तेदार, चाहे नज़दीक के रिश्तेदार, या दोस्त या पड़ोसी, क्या 15 साल पहले का उनका आपके प्रति व्यवहार, बातचीत, और क्या उसमें कुछ आप सामाजिक लोगों में भी आपके प्रति अब मेरे सक्सेस के चलते और जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरी है, हमारा रहन सहन सुधरा है, तो क्या इससे लोगों के व्यवहार में कोई बदलाव आया है? बहुत व्यवहार तो इतना बदल गया कि हम नहीं सोच पाए, और आज सोच भी नहीं पा रहे हैं कि ये व्यक्ति इतना निगेटिव सोचने वाले मेरे प्रति इतनी पॉजिटिव क्यों हो गए। हाँ, बदलाव हुआ है बहुत। लोग क्या ज़्यादा पूछने लगे हैं, ज़्यादा याद करने लगे हैं, ज़्यादा इनवाइट करने लगे हैं, ज़्यादा बुलाने लगे। पर्सनली राहुल बाबू को आना चाहिए, हाँ। आप भी आइए और राहुल को भी जरूर लाइए। अच्छा। और क्या व्यवहार, लोगों के व्यवहार में बदलाव देखते हैं? व्यवहार में बदलाव है कि भाई पहले तो भाई क्या पता इन लोग के घर जाएंगे तो कैसा रहन सहन मिलेगा, खान पान मिलेगा, तो कि क्या सोचते थे भगवान जाने। तो भरपूर मुंह से बोलते भी नहीं थे, और अब बोलते हैं ढंग से। अब ढंग से बोलते हैं, जो नहीं आने वाले हैं वो भी आते हैं। और क्या ऐसा है कि पहले मतलब ज़्यादा लोग, जो लोग कम पूछते थे वो ज़्यादा पूछने लग गए हैं? ये तो लातेहार में हुआ। लातेहार की धरती पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो व्यवसायी की संख्या ज़्यादा है और सब लाख से करोड़ों में खेल रहे हैं। लाखपति तो कोई है ही नहीं पूरे लातेहार में। ज़्यादातर व्यवसायी करोड़पति, सब करोड़पति हैं। और उन लोगों के जो बच्चे हुए, बुजुर्ग लोग से तो जान पहचान थी ही, लेकिन जो आपकी एज के जो बच्चे अभी हैं, उन लोगों में इतनी व्यवहार में चेंजिंग हुई कि जो कभी हमको प्रणाम नहीं करता था, उसके गार्जियन लोग प्रणाम करते थे। अच्छा। लेकिन बच्चे लोग नहीं करते थे, ऐसे ही प्रिंसिपल हैं, ऐसे सबको मतलब वो पास करते, इग्नोर मैंने करके चले इग्नोर जाते थे, करके। मतलब बगल से गए तो एक ऐसे ही। और वो लड़के जब मुझे पैर छूते हैं, और जबकि हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये लड़का कौन है जो मेरा पैर छू रहा है, तो घबराते हैं हम। लेकिन हमारी तो आदत है कि हम अपने आप को न समझेंगे कि आपको हम नहीं पहचान रहे हैं। हाँ, कि उसको बुरा ना लग जाए कि कैसे हम नहीं पहचान रहे। बिल्कुल, अच्छा ठीक है ठीक है। तो अच्छा, और राहुल भैया कैसे हैं? हम समझ गए कि ओ निशाना वहाँ है। ये प्रणाम जो हुई है ये प्रिंसिपल को नहीं हुई है, ये प्रिंसिपल के बेटा के चलते, राहुल जी के चलते हमको प्रणाम मिला है। और इसी प्रकार के पूरे लातेहार में, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, पिछली बार मैडम के लिए एक नहीं, मेरा वो टाइगर जी के लिए एक दवा था, वो लेने के लिए गया। वो भी करोड़पति है। तो गया तो काउंटर पे एक लेडीज थी, तो मैं गया, बोला कि भाई हमको न्यूसोप्रीन का एक दे दीजिए, दवा दे दीजिए। तो जैसे ही तब तक लड़का आया जो उस दुकान की का मालिक जो था, ऑर्डर था, प्रणाम सर, प्रणाम अंकल, प्रणाम अंकल। तो हमको कि इधर तो हम कभी आते नहीं, अब मेडिकल में हमारा मेडिकल अलग है, ये तो नई मेडिकल खुली है, इसलिए मैं चला गया। किसे प्रणाम किया, क्या किया, तो वो जो ऑनर आया वो प्रणाम किया, प्रणाम अंकल। तो हमने दिमाग में सोचा कि आखिर हमको प्रणाम क्यों किया, इससे तो हमारी जान पहचान है नहीं। आप उसको नहीं पहचानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और पहली बार उसकी दुकान, पहली बार उसकी दुकान में गए, क्योंकि हमारा मेडिकल का दुकान अलग है और ये रास्ते में मिला, हम गए। तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो देने लगा तो बोलता है कि और राहुल भैया कैसे हैं? भैया का संबोधन किया। अच्छा। से अभी तो देख रहे हैं कि फेसबुक पर बहुत हाईलाइटेड हो गए हैं, बराबर इवेंट कर रहे हैं, कभी मुंबई में कभी कुछ से आपका भी फोटो आता है। तो हम समझे कि वो ये आदमी
ये राहुल जी की ही कृपा है कि जो हमको पहचान। हाँ, तो एक आज के 30 साल पहले जब हम चलते थे तो एक मेरी पहचान थी, और आज मैं चलता हूँ तो ये नहीं कहता है, वो कहता है कि ये राहुल जी के पापा हैं। एक नहीं पहचान रहे हैं, ये राहुल जी के पापा हैं ना। अच्छा। तो हमको बड़ी गौरवान्वित महसूस होते हैं। हमारे दिल में एक लगता है कि जो कल बाप के नाम से बेटा जाना जाता था, आज फक्र है इस बात की कि राहुल जी के नाम से मैं जाना जा रहा हूँ, कि राहुल जी के पापा जा रहे हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि और बाप के लिए कुछ नहीं होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा पापा माँ पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें करके, और बहुत इमोशनल क्षण भी आया, अंदर से मन भर गया है, गदगद हो गया है। आई होप कि अभी आप लोगों के लिए और भी सरप्राइजेज लेकर आए आने वाले समय में, और भी कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जिससे आप लोग और गौरवान्वित हों। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले अगर कुछ शब्द आप लोगों के मन में है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बताइए। लास्ट में कहना कि आप निरंतर प्रगति पे बढ़ते रहिए। हाँ, और आशीर्वाद है हम लोग का, और उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां हम नहीं सोच पा रहे हैं। हमारी सोच के बाहर की बात है। आपकी उड़ान हमके सोच के बाहर की बात है। हमारे सोच हम नहीं सोच पाएंगे। ऑलराइट, सो दोस्तों, यही था आज का पॉडकास्ट। काफ़ी लंबा चला, काफ़ी सारी बातें, पुरानी बातें हमने डिस्कस की। आनंद भी आया, इमोशन के पल भी आए। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगर आप लोगों को हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने को मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी प्रकार के और पॉडकास्ट आते रहेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है। चाहे लाइफ में मैं पहले पॉडकास्ट बनाए या बाद में बनाऊंगा, चाहे कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पॉडकास्ट क्यों ना बनाऊं, मेरे लिए ये पॉडकास्ट सबसे मेमोरेबल रहने वाला है। आई होप यू गाइज विल लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, डू शेयर, लाइक एंड शेयर योर सजेशंस थ्रू कमेंट्स इन दिस वीडियो। और इस प्रकार के और भी पॉडकास्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।